हाँ बेटा, आज हम एक चालक की सतह पर बल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे बेटा? चालक की सतह पर बल का। उससे पहले एक छोटी सी बात बताऊं, यह मैं मान के चल रहा हूं कोई भी चालक है। चालक की क्या है? एक सतह है। तो जब चालक को आवेश दिया जाता है, कोई भी चालक ले सकते हैं, उसको क्या दिया जाता है? आवेश। तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब किसी भी चालक को क्या देते हैं? आवेश, तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो मान के चल रहा हूं, यहां मैं इस चालक की सतह को कितना आवेश दे रहा हूं? Q। तो यह Q आवेश इस चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। ये दिए जाने वाला आवेश Q है, और Q की जगह मैं प्लस Q लिख दूं, तो ये दिए जाने वाला आवेश प्लस Q इस चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब इस चालक की सतह पर जब आवेश फैल गया, तो हम इसे छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मान सकते हैं। इस प्रकार से हम इस चालक की सतह को क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे अल्पांशों में टूटा हुआ मान सकते हैं। तो किसी भी एक अल्पांश पर आवेश उपस्थित रहेगा। जो आवेश है हमने दिया है चालक की सतह को, वो आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल गया। अब जब चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल गया, तो सतह पर एक अल्पांश लिया, अल्पांश पर भी छोटा सा या अल्प आवेश का मान उपस्थित रहेगा। अल्पांश पर भी अल्प आवेश का मान उपस्थित रहेगा। तो इस अल्पांश के आवेश पर, इस अल्प आवेश को कितना मान लेते हैं? dq। अल्पांश के आवेश पर चालक की शेष सतह के आवेश के द्वारा, जो यहां ये शेष सतह का आवेश बच रहा है, इस शेष सतह के आवेश के द्वारा अल्पांश के आवेश पर बल लगेगा। और ये जो अल्पांश का आवेश है, किसका आवेश है? अल्पांश का ये आवेश, ये शेष सतह के आवेश पर बल लगाएगा। यानी कि एक जो अल्पांश का आवेश है वो शेष सतह के आवेश पर बल लगाएगा, और शेष सतह का जो आवेश है वो अल्पांश के आवेश पर बल लगाएगा। अब आवेश पर बल लगेगा, इस बल का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई? इस अल्पांश पर कुल बल कितना लग रहा है? अल्पांश पर कुल बल कितना लग रहा है? अल्पांश पर आरोपित बल का मान ज्ञात कर लेंगे। सपोज दैट ये डीएफ आता है, अल्पांश पर आरोपित बल का मान ज्ञात कर लेंगे। माना ये आरोपित बल कितना आता है बेटा? डीएफ आ रहा है। तो आरोपित बल जो अल्प बल आ रहा है, इसका क्या कर देंगे? समाकलन, और समाकलन करते ही संपूर्ण बल का मान प्राप्त हो जाएगा। समाकलन करते ही क्या हो जाएगा? संपूर्ण बल का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहां करके चलें कि किस प्रकार से क्या आएगा। एक चीज तो ये आगे कि किस प्रकार से चालक की सतह पर बल लगता है। मैं मान के चल रहा हूं ये कोई एक चालक सतह है। मान के चल रहा हूं यह क्या है? कोई एक चालक सतह। चालक सतह को प्लस का Q आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है बेटा? प्लस का Q आवेश। तो यह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। यह आवेश क्या होगा? चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। हम चालक पर एक अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं, और अल्पांश कौन सा ले लिया अपन ने? AB। चालक की सतह पर क्या ले लिया? एक अल्पांश AB। और अल्पांश पर भी चालक की सतह के ठीक अंदर और ठीक बाहर, यानी कि जो चालक की सतह का हम लेके चल रहे हैं, चालक की सतह के बिल्कुल समीप में, चालक की सतह पर ही एक तो सतह के अंदर और एक सतह के बाहर दो पॉइंट्स की कल्पना करते हैं। एक पॉइंट यहां पर मान लिया हमने, इस पॉइंट का नाम दे दिया P1, और एक पॉइंट यहां पर मान लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया P2। एक पॉइंट P1 ले लिया और एक पॉइंट कौन सा ले लिया बेटा? P2। तो ये जो अल्पांश लिया है AB, इस AB अल्पांश का आवेश संपूर्ण सतह के आवेश पर बल लगाएगा। यहां पर मैं C पॉइंट और ले लेता हूं। कौन से आवेश पर? ACB। यानी कि यहां से लेके ये पूरा जहां से चौक घूम रहा है, इस पूरे चौक वाली सतह पर अल्पांश का आवेश बल लगाएगा ACB पर। और दूसरी स्थिति में कह के चलें, जो ACB सतह का आवेश है, ये किसके आवेश पर बल लगाएगा? अल्पांश AB के आवेश पर। ठीक बेटा,
तो सबसे पहले बल का मान निकालना है। आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण आरोपित बल, इसका मान क्या होता है, F बराबर क्या होता है बेटा, QE। अल्पांश का आवेश, अल्पांश का आवेश अल्प आवेश ले लिया जाएगा और अल्प आवेश को क्या लिख देंगे हम, DQ। और E क्या हो गया, सतह पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। क्या आएगा, सतह पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान। तो पहले निकाल के चलें P1 और P2 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा। तो P1 बिंदु पर, बिंदु P1 पर, बिंदु किस पर बेटा, P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान EP1 नाम दे दूं। क्या नाम दे दे बेटा, EP1। चालक सतह के कारण, चालक परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है बेटा, हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में निकाला, क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। क्या प्राप्त होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर क्या है, चालक सतह है और चालक सतह के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह के बिल्कुल बाहर या ठीक बाहर, बिल्कुल बाहर या ठीक बाहर कितनी आएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, एक। दूसरा जो हम पॉइंट लेके चल रहे हैं P2, P2 कहां है, चालक की सतह के ठीक अंदर। कहां पर है, चालक की सतह के ठीक अंदर। तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो P2 बिंदु पर, कौन से बिंदु पर बेटा, P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहां लिख देता हूं इसको मैं, चालक सतह के अंदर, चालक की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है तब P2 पर विद्युत क्षेत्र, P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा बेटा, EP2 बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 2। EP2 पर क्या आ जाएगा, मान 0। समीकरण नंबर क्या कह देंगे, 2। एक छोटा सा पॉइंट और यहां पे मैं इस प्रकार से लेकर चल रहा हूं, ये तो अल्पांश है, यहां पर पॉइंट कौन सा है अपने पास, P2, और यहां पर पॉइंट कौन सा है अपने पास, P1। तो देखो P1 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे रहेगी, जो ये अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये तो ऐसे चलेगा, क्योंकि अपना जो P1 बिंदु आ रहा है अल्पांश से राइट साइड में आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ रहेगा। और शेष आवेश के भी, ये जो शेष सतह बची हुई है, इसको मैं AC भी कह के चल रहा हूं, शेष सतह के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या रहेगी, इसी प्रकार से रहेगी। तो अल्पांश के विद्युत क्षेत्र को E1 नाम दे दें, अल्पांश का विद्युत क्षेत्र क्या दे दें, E1, और शेष सतह का विद्युत क्षेत्र क्या दे दें, E2। तो P1 बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, P1 बिंदु पर अल्पांश के कारण और शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसी हो जाएगी, एक समान। कैसी दिशा हो जाएगी बेटा, एक समान। तो एक समान दिशा आएगी, तो यहां पर जो परिणामी योगफल आएगा या P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो दोनों के योगफल के बराबर प्राप्त हो जाएगी, पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में कह के चलो कि यहां ये सतह लेके चल रहा हूं और दूसरा पॉइंट कहां है, ये रहा P2। यहां पर क्या है, अल्पांश। तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कहां हो गया, इधर। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र का हो गया इधर, क्योंकि बिंदु P2 जो लेके चल रहे हैं वो अल्पांश से कौन सी दिशा में है, लेफ्ट साइड में है। अब लेफ्ट साइड में तो विद्युत क्षेत्र आ गया, और जो शेष आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कहां होगी, ऐसे। क्योंकि यहां पर जो आवेश उपस्थित है इस पॉइंट पे, उसके कारण ये जो पॉइंट P2 ले रहे हैं, बिंदु P2 ले रहे हैं, यहां वाले पॉइंट के या शेष सतह के कहां पड़ रहा है, राइट में। तो दोनों विद्युत क्षेत्र, अल्पांश का विद्युत क्षेत्र था E1 और शेष सतह का विद्युत क्षेत्र था E2, दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत। तो बिंदु P2 पर अल्पांश और शेष सतह के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, दोनों के विपरीत दिशा से। और विपरीत दिशा से आएगा तो क्या करेंगे, घटा करके प्राप्त करेंगे परिणामी मान को। और P1 पर दोनों की दिशा क्या हो रही है, समान। तो मान कैसे प्राप्त करेंगे, जोड़ करके। तो पहले यहां ये बात क्लियर हो चुकी होगी शायद, तो पहले इसको लिख देता हूं मैं। लिखेंगे कैसे, पहले यहां साफ कर देते हैं, लिख दें इसको। लिखेंगे क्या बेटा, लिख देते हैं, अल्पांश के कारण
विद्युत क्षेत्र क्या नाम दे देते हैं बेटा, E1, और शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र क्या नाम दे देते हैं इसको, E2 हो तो, यानी कि अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा है, E1। तो इस पॉइंट पर P1 पॉइंट पर तो E1 की दिशा और E2 की दिशा कैसी हो जाएगी, समान, ठीक है बेटा। और दूसरा पॉइंट P2 पर E1 की दिशा तो यहां आ गई और E2 की दिशा कहां हो जाएगी, यहां पर, ठीक है। तो अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 ले लिया और शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र क्या ले लिया, E2, ठीक है। हो तो यहां शायद दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, E2 हो तो। अब बिंदु P1 पर दोनों विद्युत क्षेत्रों की दिशा कैसी है, समान। तो बिंदु P1 पर परिणामी कैसा आएगा, समान हो तो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बेटा, E1 प्लस E2 का मान क्या आएगा, EP1 के बराबर। भाई P1 का विद्युत क्षेत्र और E1 और E2 का विद्युत क्षेत्र दोनों का मान बराबर आना चाहिए, क्योंकि P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कुल आवेश के कारण ही प्राप्त हो रहा है। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा, 3। तथा अब मैं दूसरा पॉइंट कौन सा लेके चल रहा हूं, P2। P2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी आ रही है, एक दूसरे के विपरीत। तो विपरीत को लिख देते हैं, तथा बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा बेटा, E1 माइनस E2, और इसका मान क्या आ जाएगा, EP2 के बराबर। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को देखो, तो EP2 का मान रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो समीकरण किस किस से बेटा, 2 व 4 से। क्या कर रहा हूं, E1 माइनस E2 बराबर किसका मान लिख देंगे, EP2 का, और EP2 का मान कितना आ रहा है बेटा, 0। तो यहां से क्या हो गया, E1 बराबर E2, यहां से क्या आ गया, E1 बराबर E2, यानी कि शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का मान एक दूसरे के समान होता है। इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 5। अब दूसरी स्थिति में देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 5। E1 बराबर E2 जो आ रहा है, तो यहां इक्वेशन नंबर 3 में E1 प्लस E1 लिख सकता हूं या E2 प्लस E2 लिख सकता हूं, ठीक है। और भी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा, हम इसको बराबर में E लिख करके क्या लिख देते हैं, माना। इक्वेशन नंबर क्या कहते हैं इसको, अब 5, यानी कि E1 और E2 के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, E। तो समीकरण कौन कौन से काम में लेने पड़ेंगे अब, एक जहां EP1 का मान है, दूसरा तीसरा इक्वेशन जहां EP1 है, 1, 3 वे E1 और E2 का मान बराबर आ रहा है, इसका मान किसमें आ रहा है, 5 में। तो कौन से समीकरण से, 5 से। तो पहले देखो बेटा, एक E1 की जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं, E, प्लस E2 की जगह पे क्या लिख रहा हूं, E, बराबर EP1 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो क्या हो गया, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो 2E बराबर क्या आ गया बेटा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, और E बराबर क्या आ गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, E का मान आ गया। अब अल्पांश पर उपस्थित आवेश पर आरोपित बल निकालना है विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल का मान F बराबर क्या होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं, F बराबर क्या होता है, QE। F बराबर क्या होता है, QE। अब देखो E का मान तो आ गया यहां, अब अल्पांश पे कह रहा हूं, तो अल्पांश पे आवेश कैसा रहेगा, अल्प आवेश, कैसा रहेगा, अल्प आवेश। और अल्प आवेश के कारण बल कैसा प्राप्त होगा, अल्प प्राप्त होगा।
तो लिख देता हूं, तब अल्पांश के, किसके बेटा, अल्पांश के dq आवेश पर, अल्पांश का कितना आवेश मान लेते हैं, dq आवेश पर आरोपित बल का मान या आरोपित बल बराबर अल्पांश का जो dq आवेश लिया है इस पर आरोपित बल का मान कितना प्राप्त होगा, अब ये निकालना है। तो अल्पांश के dq आवेश पर आरोपित बल का मान क्या आ गया, देखो बेटा। तो यहां अल्प बल को क्या लिख देते हैं, df। अल्प बल को क्या लिख देते हैं, df बराबर क्या हो गया, dqe या e dq कर दें, एक ही बात है, e dq या dqe। अब देखो बेटा e का मान, यहां पे इक्वेशन नंबर क्या कह देता हूं इसको, 6। इक्वेशन नंबर 6 से किसका मान रख देते हैं, e का मान। तो समीकरण किससे, 6 से मान रख दें, मान रखने पर तो मान रखते ही क्या आ जाएगा बेटे, देखो अपने पास df बराबर, मैं पहले e का मान लिख देता हूं, e का मान क्या आ रहा है, सिग्मा बटे 2f70। क्या मान आ रहा है बेटा, सिग्मा बटे 2f70। और इनटू में क्या आ गया, यहां पे dq, इनटू में क्या आ जाएगा, dq आ जाएगा। चाहे इसको यूं लिख सकते हैं, dq सिग्मा बटे 2f70। बात तो एक ही है। अब यहां से हमने मान लिख दिया, एक सूत्र अब पढ़ के आए हैं हम, आवेश घनत्व का। आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है, q बटे s। यहां मैं अल्प आवेश ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, अल्प आवेश। अल्पांश का आवेश घनत्व निकालना है तो अल्पांश के आवेश को क्या लिख देंगे, अल्प आवेश dq, और अल्पांश के क्षेत्रफल को क्या लिख देंगे, ds। तो आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या आ गया, dq बटे ds। तो इससे dq का मान क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा ds। इससे dq का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा ds। तो dq के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा ds। तो df का मान क्या आ गया, देखो सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 इंटू में क्या आ गया, ds। भाई यहां जैसे ही हम dq का मान लिखेंगे, dq का मान लिखेंगे सिग्मा ds, तो सिग्मा इंटू सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर, ds की जगह क्या हो जाएगा, ds बच जाएगा, और बटे में क्या आ गया, 2f70। संपूर्ण के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो समाकलन करने पर, समाकलन करते बेटा, समाकलन में df बराबर समाकलन क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70 ds। तो f बराबर क्या आ गया, देखो सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70, तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ds समाकलन में रह जाएगा। अब ds समाकलन में रह गया, जैसे df का समाकलन किया तो क्या हो गया, f। तो ds का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, s। तो f बराबर क्या आ गया बेटा, सिग्मा स्क्वायर s बटे 2f70। सिग्मा स्क्वायर s बटे 2f70 ये किसी भी चालक की सतह पर आरोपित बल का मान होता है। किसका मान होता है, ये चालक की सतह पर आरोपित बल का मान। यही जब दाब निकालना पड़े, क्या निकालना पड़े बेटा, दाब, तो इकाई क्षेत्रफल पर, जैसे क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में आरोपित बल को क्या कहते हैं, दाब। क्या लिख देता हूं मैं, इकाई क्षेत्रफल या एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर, कैसे बेटा, एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल, आरोपित बल दाब कहलाता है। तब P बराबर क्या हो गया, F बटे S। P बराबर क्या हो गया, F बटे S। F का मान क्या आ रहा है बेटा, सिग्मा स्क्वायर S बटे 2f70, और बटे में क्या आ गया, S से S कट गया, तो P का मान क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70। P का मान क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2f70। इस प्रकार से किसी भी चालक की सतह पर बल और दाब का मान ज्ञात किया जाता है। यानी कि जब किसी चालक को आवेश देंगे तो आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो चालक के किसी एक अल्पांश पर उपस्थित आवेश पर अन्य सतह के आवेश के द्वारा बल लगाया जाएगा। तो हमने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश पर आवेश उपस्थित लिया, उसको क्या मान के चले अपन, dq।
अल्पांश के आवेश को क्या लेके चले, dq। ये अल्पांश लिया ab, इस पर आवेश कितना था dq, और शेष सतह पर जो आवेश बच गया q आवेश में से शेष आवेश वो अन्य सतह पर रह गया। बिंदु P1 और P2 की कल्पना करके चले। बिंदु P1 सतह के ठीक बाहर की ओर है। कहां पे है? बिंदु P1 सतह के ठीक बाहर की ओर, और बिंदु P2 सतह के ठीक अंदर की ओर है। ठीक बेटा, तो P1 पर विद्युत क्षेत्र तो क्या आएगा, जो चालक की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और चालक की सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। P2 पर, जो P2 हमने अंदर की तरफ लिया है, P2 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या आएगी, जो चालक की सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0। तो P1 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ले लिया और P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ले लिया। अल्पांश के बाहर या बिंदु P1 पर जो अल्पांश के कारण और शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र लग रहा है, उन दोनों की दिशा कैसी है, एक समान। तो परिणामी का मान क्या आ गया, योगफल के बराबर, अल्पांश के विद्युत क्षेत्र के और शेष सतह के विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर आ गया। कौन से बिंदु पर, P1 बिंदु पर जो हमने यहां लिया है, और P2 बिंदु पर जो अंदर लेके चल रहे हैं, वह अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र और शेष सतह के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत, यानी एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में तो परिणामी क्या ले लिया, एक दूसरे के घटाने के बराबर आ गया। अब जो P1 आ रहा है और P2 आ रहा है, तो P2 देखो किस में आ रहा है, दूसरे इक्वेशन में और चौथे इक्वेशन में। दोनों से अपन ने ये निकाला तो E1 का मान E2 के बराबर आ गया। तो हम दोनों E1 और E2 का मान बराबर आ रहा है, इसको क्या मान लिया, E मान लिया। और अब देखिए P1 इक्वेशन नंबर 1 में आ रहा है, P1 ही इक्वेशन नंबर किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है, EP1 और EP1। तो 1 और 3 काम में लेना है, लेकिन जो अभी परिणाम में निकला E1 और E2, इसकी जगह को किस में ले लेते, 5 से काम में, तो E का मान आ गया। अल्पांश पर उपस्थित बल का मान निकालना है, तो F बराबर क्या होता है, QE। Q के स्थान पर क्या ले लिया जाएगा, DQ, और E के स्थान पर क्या ले लिया जाएगा, E। तो हमने अल्पांश पर आरोपित बल का मान निकाल लिया। अब यहां से DQ का मान लिखा, ये जो क्वेश्चन लिखा है आवेश घनत्व का, अल्पांश पर आवेश घनत्व क्या आएगा, अल्पांश पर उपस्थित आवेश बटे अल्पांश का क्षेत्रफल। तो आवेश घनत्व से DQ का मान निकाल लिया, तो यहां से किसका मान आ गया, आरोपित बल का मान। किसका मान आ गया बेटा, आरोपित बल का मान आ गया। समाकलन किया, समाकलन करते F का मान आ गया। दाब का मान निकालना होता है तो पढ़ के आ चुके होते हैं, इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल लगाए, क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट गया, और दाब बराबर क्या गया, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। ठीक बेटा, इस प्रकार से किसी भी चालक की सतह पर आरोपित बल और दाब का मान प्राप्त होता है। ठीक है, आज के लिए